हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट जीके का चैप्टर नंबर 10 यानी पूर्व मध्यकाल, उत्तर भारत, राजपूत काल से संबंधित टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य का समय यह राजपूत काल माना जाता है। क्या माना जाता है? राजपूत काल। आगे चलें। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर था। क्या कौन था? दाहिर। आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं। राजा दाहिर सिंध के सिंधी ब्राह्मण सैन गुर्जर राजवंश के अंतिम राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम सन 712 ईस्वी में भारत यानी सिंध पर आक्रमण किया था। मुहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर राजा दाहिर ने उन्हें रोका और उनके साथ युद्ध लड़ा, परंतु हार गए। 712 ईस्वी में उनका सिंधु नदी के किनारे उनकी मौत हो गई। यानी जब अरबों ने आक्रमण किया था उस समय भारत का शासक कौन था? तो राजा दाहिर था। कौन था? दाहिर। और अरबों की तरफ से किसने आक्रमण किया? तो यह मुहम्मद बिन कासिम था। आगे चलें। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मुहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो यह ब्राह्मणों को। किसको? ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा। ठीक है, आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मुहम्मद बिन कासिम को है। सबसे पहले भारत में जजिया किसने लगाया था? तो मुहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, उसने ब्राह्मण वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। आज से करीब लगभग 450 साल पहले मुगल शासक अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया था। यह कर सिर्फ गैर मुस्लिमों से ही वसूला जाता था। आगे चलें। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु अबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य और सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान वंश का जन्म हुआ? तो यह किस ग्रंथ के उल्लेख पर यह माना जाता है? तो यह पृथ्वीराज रासो के आधार पर माना जाता है। ठीक है, आगे चलें। ढिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? ढिल्लिका या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो यह तोमरों ने की थी। किसने? तोमरों ने। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। यानी दिल्ली का संस्थापक कौन है? अनंगपाल। ऐसा माना जाता है कि उसने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और लौह स्तंभ दिल्ली लाया था। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली या ढिल्लिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया है, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया है। आगे चलें। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। आगे चलें। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेना पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य बनवाया था। यानी विजय स्तंभ का निर्माण किसके उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था?
तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ये अरब थे। अभी हमने पहले पढ़ा था, पीछे अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। किसने? चंद्रवरदाई ने। आगे चलें। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। यानी सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में क्या है? इनकी राजधानियां हैं। ठीक है, आगे चलें। प्रतिहार या परिहार वंश की राजधानी कहां थी? तो यह कन्नौज थी। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो में थी। परमार या पवार वंश की राजधानी धार में थी। चौलुक्य या सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ा में थी। कहां? अनहिलवाड़ा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो यह कौन सा मंदिर है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। व्याख्या देख लेते हैं। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ललाटेडुकेशरी ने 617 से 657 ईस्वी में बनाया था। यानी लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह ललाटेडुकेशरी ने करवाया था। ठीक है। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1090 से 1104 में बना, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है। आगे चलें। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर यह कहां पर स्थित है? तो यह आबू पर्वत पर स्थित है। कहां? आबू पर्वत पर। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 में करवाया था। ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 में करवाया था। ठीक है। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यह जैन धर्मावलंबियों का पवित्रतम स्थल है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। माउंट अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है। 1750 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे चलें। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण यह चंदेल राजपूतों ने करवाया था। किसने? चंदेल राजपूत ने। आगे देख लेते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। 10वीं और 11वीं सदी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया। उनके द्वारा बनवाए गए 30 मंदिर आज भी विद्यमान है। यहाँ के मंदिर जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित हैं। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर सुप्रसिद्ध एवं बड़ा है। खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। ठीक है, आगे चलें। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? अभी हमने पढ़ा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो यह चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, आगे चलें। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव यायाति केसरी ने डाली थी। किसने? यायाति केसरी ने। आगे चलें। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो यह गुजरात का शासक कौन था?
यह भीमदेव प्रथम था। कौन था? भीमदेव प्रथम। आगे चलें। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो हिंदू विधि पर आधारित पुस्तक कौन सी है? मिताक्षरा। मिताक्षरा किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मिताक्षरा संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका प्रणयन विज्ञानेश्वर ने किया था, जो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य चालुक्य के राज्यकाल में रहते थे। आगे चलें। ब्लैक पगोड़ा कहां पे है? तो ब्लैक पगोड़ा कहां पे है? कोणार्क में। कहां? कोणार्क में। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है, जो भारत में पुरी, उड़ीसा राज्य के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में कराया था। यूनेस्को ने वर्ष 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया। समुद्री यात्रा करने वाले लोग इस समय इसे ब्लैक पगोड़ा कहते थे। यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा। ठीक है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो 1984 में। कहां पे है? उड़ीसा में। आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को देखिए। चौहान या चौहान वंश, इनकी राजधानी अजमेर थी। गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी कन्नौज थी। गुहलोत या सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। कलचुरी या हैह वंश की राजधानी कहां थी? त्रिपुरी थी। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता ये कर्नल टाड को माना जाता है। किसको? कर्नल टाड को। आगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 राज्य क्षेत्र है। ठीक है। चौहान राजवंश का राज्य क्षेत्र दिल्ली और अजमेर था। ठीक है। प्रतिहार वंश का राज्य क्षेत्र कन्नौज, परमार वंश का राज्य क्षेत्र मालवा तक था, और चालुक्य और सोलंकी वंश का राज्य क्षेत्र ये काठियावाड़। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। फिर राजवंश है और इनके राज्य क्षेत्र हैं। चंदेल राजवंश का राज्य क्षेत्र कहां तक था? जेजाग भुक्ति और बुंदेलखंड। कलचुरी राजवंश का राज्य क्षेत्र चेदी तक, चेदी। गढ़वाल राठौर कन्नौज, गुहलोत का मेवाड़ तक। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजवंश हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक हैं। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? कनकपाल। चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज फर्स्ट, और चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आगे चलें। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल थे, बिल्कुल सही है। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल फर्स्ट थे, बिल्कुल सही है। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, यह भी सही है। लेकिन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक विजयालय नहीं थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने। कब? 752 ईस्वी में। दंती दुर्ग ने अपने शासन की शुरुआत बादामी के चालुक्य शासकों के सामंत के रूप में की थी। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय के साथ अनेक अभियानों में भाग लिया था। आगे चलें। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन था? तो हरिकेली नाटक का रचयिता चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ चौथा था। चौहान शासन विग्रहराज फोर्थ यानी विशलदेव था। ठीक है। आगे चलें। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो यह हरिकेली नाटक का। ठीक है।
व्याख्या देखते हैं इसका। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित यह एक मस्जिद है। माना जाता है कि इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया था और इस कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। ठीक है, इसका निर्माण पहले से वर्तमान संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके मोहम्मद गोरी के आदेश पर मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में करवाया था। यानी 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1192 में। पहले ये क्या था? तो पहले ये संस्कृत विद्यालय था। ठीक है। हरिकेली नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन की झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? तो उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। क्या था? राणा रतन सिंह। आगे चलें। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। क्या है? धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह कौन सी मंदिर है? निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो किस मंदिर परिसर में यह भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? तो ये कंदरिया महादेव मंदिर में। कहां? कंदरिया महादेव मंदिर में। व्याख्या देख लेते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के पराक्रमी राजा यशोवर्मन ने 1025 से 1050 ईस्वी के आसपास करवाया था। मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसे नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो यह लक्ष्मण सेन को। किसको? लक्ष्मण सेन को। बंगाल के सेन वंश के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक लक्ष्मण सेन ने नए संवत लक्ष्मण संवत 1190 ईस्वी का प्रचलन किया था। उनका शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से अधिक प्रसिद्ध हुआ। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता धोई यानी पवनदूत हलायुद्ध नामक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान उनकी राजसभा की शोभा थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश थे। यानी जयदेव किसके शासनकाल में रहते थे? तो ये बंगाल के सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में। आगे चलें। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अभी हमने पढ़ा, लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे जयदेव। आगे चलें। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण ये धर्मपाल ने करवाया था। किसने? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर यह नागर शैली में स्थित हैं। किसने? नागर शैली में निर्मित है। दोस्तों, मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे चलें। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे। यानी त्रिकोणीय संघर्ष किनके किनके बीच हुआ था? तो यह पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश में। ठीक है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2, 3, 4। आगे चलें। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो अब हमने पीछे पढ़ा था, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। उस समय भारत का शासक दाहिर। आगे। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर यह उड़ीसा में स्थित है। कहां? उड़ीसा में। आगे चलें। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव मंदिर के निर्माता कौन थे? यानी कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमने पीछे पढ़ा था, नरसिंह देव फर्स्ट ने। कौन? नरसिंह देव प्रथम ने।
अजय पाल किसके संस्थापक थे? तो अजय पाल यह अजमेर के संस्थापक थे। कहां के? अजमेर के। व्याख्या देख लेते हैं। अजमेर राजस्थान प्रांत में अजमेर जिला एवं मुख्य नगर है। यह अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। यह नगर सातवीं शताब्दी में अजय पाल सिंह नामक एक चौहान राजा द्वारा बसाया गया था। इस नगर का मूल नाम अजय मेरू था। तो अजमेर का पुराना नाम क्या था? अजय मेरू। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो कविराज के नाम से विख्यात कौन था? तो ये भोज परमार। कौन थे? भोज परमार। व्याख्या देख लेते हैं। भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। भोज परमार मालवा के परमार अथवा पवार वंश का 9वां यशस्वी राजा था। तो ये भोज परमार किस वंश के राजा थे? तो परमार या पवार वंश के। ठीक है। उसने 1060 ईस्वी तक शासन किया। उनकी राजधानी धार थी। भोज परमार ने नवशाहसाक अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। आगे चलें। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? तो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? तो समरांगण सूत्रधार भी इन्हीं के द्वारा रचित पुस्तक है। सरस्वती कंठाभारण भी इन्हीं की द्वारा रचित पुस्तक है। योग सूत्रवृत्ति भी इन्हीं की द्वारा रचित पुस्तक है। और आयुर्वेद सर्वस्व भी इन्हीं के द्वारा रचित पुस्तक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1, 2, 3, 4 ये सभी पुस्तकें भोज परमार द्वारा रचित हैं। आगे चलें। समरांगण सूत्रधार का विषय क्या है? तो समरांगण सूत्रधार का विषय क्या है? स्थापत्य शास्त्र। क्या है? स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारानगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधारा निराधारा निरालवा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो यह भोजराज परमार के संबंध में। किसके? भोज परमार के संबंध में। किस शासक के राज दरबार में आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण जय सिंह सिद्ध राज के दरबार में भी मिला था और कुमार पाल के दरबार में भी मिला था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ए और बी दोनों। ठीक है। आगे चलें। वह प्रसिद्ध भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? तो वह मोहम्मद गोरी को परास्त करने वाला कौन था? भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। आगे चलें। किस शासक ने कलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो कलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह धंगदेव ने। किसने? धंगदेव ने। आगे चलें। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो कलचुरी संवत इनमें से कौन सा कहलाता है? तो त्रैकुटक संवत। ठीक है। कलचुरी संवत, इसे चेदी संवत और त्रैकुटक संवत भी कहते हैं। यह संवत गुजरात, कोंकण एवं मध्य प्रदेश में लेखों में मिलता है। इसमें 307 जोड़ने से विक्रम संवत तथा जो 249 जोड़ने से ईस्वी सन बनता है। ठीक है। आगे चलें। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक तहलक्षाधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद चंद्र के समय में। किसने? गोविंद चंद्र के समय में। चंदौर का युद्ध 1194 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो देखिए, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1194 में लड़ा गया था और जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था।
आगे चलें। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे? यानी नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे? तो यह जयचंद के, किसके? जयचंद के कवि थे। आगे चलें। श्रीहर्ष 12वीं सदी के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। वे बनारस एवं कन्नौज के गढ़वाल शासकों में विजयचंद्र एवं जयचंद्र की राजसभाओं को सुशोभित करते थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, जिसमें नैषधीय चरित महाकाव्य उनकी कीर्ति का अस्थायी स्मारक है। आगे चलें। निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? यानी लिंगराज मंदिर कहां पे है? तो यह भुवनेश्वर में है। कहां? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ललाटेडु केसरी ने 617 से 657 के मध्य बनवाया था। लास्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ग्रंथकार और ये ग्रंथ हैं। देखिए, कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी, बिल्कुल सही है। बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की थी। जयनक ने पृथ्वी विजय की रचना की थी और सोमदेव ने ललित विग्रह राज की स्थापना की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। दोस्तों, यह पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत राजपूत काल का पार्ट 1 है। कल पार्ट 2 लेकर आएंगे इसका। तब तक के लिए धन्यवाद।